अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन और आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर से। अर्ज़ पाक की हिफाजत पर मामूर पाक फ़ौज के ऑफिसर और जवान अपनी जान निसार करने से भी गुरेज नहीं करते। आज भी पाक सरजमीन के 10 बहादुर फर्जंदों ने जाम शहादत नोश करके साबित कर दिया कि अमन के क़याम के लिए उन्हें अपना आज भी कुर्बान करना पड़े तो देर नहीं करेंगे। ये वाक़यात उस वक्त हुए जब अमरीका तक पाकिस्तान की दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ कर रहा है। दहशत गर्दों ने आज 2 बार वार किया। पहले शिमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से पाक फौज की बॉर्डर पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशत गर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में हवालदार खालिद, सिपाही नवीद, सिपाही बच्चल, सिपाही अली रजा, सिपाही बाबर और सिपाही एहसन शहीद हो गए। दूसरा वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया, जहां FC बलूचिस्तान के जवानों पर दहशत गर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसमें कैप्टन आकिब, सिपाही नादिर, सिपाही आतिफ, अल्ताफ और सिपाही हफीजुल्लाह ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शहीद सिक्योरिटी एहलकार हुशाब और तुरबत के दरमियानी इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन में मसरूफ थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म ने जवानों की शहादत पर उनके अहल खाना से इजहार अफसोस किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद होने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि ये मायूस दुश्मन क़ुव्वतों की दम तोड़ती कोशिशें हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मादर वतन के दिफा और मुल्क की सिक्योरिटी अपने खून पसीने की कीमत पर बनाएंगे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पायदार अमन की जानिब बढ़ रहा है और दुनिया के लिए वक्त है कि वो इलाकाई अमन के लिए सहूलत फराहम करे। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इन बुज़दिलाना वाक़यात पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है और अपना किरदार अदा कर रहा है। ट्विटर पर जारी पैगाम में DG ISPR का कहना था कि कबायली इलाकों की सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी के बाद अब पाक फौज की तवज्जो सरहदी सूरत हाल को बेहतर करने पर है। चंद दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं और ये नापाक कोशिश इंशाअल्लाह नाकाम होगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा करने जा रहा है। इस अहम वक्त में एक साथ होने वाले दोनों वाक़यात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। और शुक्रिया आपने वक्त दिया अमजद साहब। ऐसे वक्त में जब अमरीका भी अफगान अमन अमल की कोशिशों को कह रहा है, सराह रहा है कि पाकिस्तान प्रोएक्टिव किरदार अदा करे, पाकिस्तान भी यही चाहता है कि अफगान अमन अमल जारी रहे, फिर अफगान तालिबान की क़यादत ने भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, ऐसे वक्त में ये वाक़या होना किसी का शख्साना लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये इंतहाई अफसोसनाक अंधोनाक वाक़या है। इतनी सारी जानें कुर्बान हो गई इस वतन पे। ताला उनको जौर रहमत में जगह दे, पसमानदगान को हिम्मत और सब्र अता फ़रमाए। बात यह है कि साजिशें तो इस सरज़मीन के ख़िलाफ़ होती रहीं और आइंदा भी होती रहेंगी, जिसका मुकाबला इस कौम को करना होगा। लेकिन ये जो आज सूरत हाल है, जहाँ पाकिस्तान के ताल्लुकात अमरीका के साथ बेहतर हुए हैं, जहाँ ख़ित्ते में अमन आने की एक उम्मीद आपको बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, तो ये जो दुश्मनान अमन हैं, स्पॉयलर्स हैं, जो पीछे भी पहले भी अफ़गानिस्तान के अमन को तबाह करते रहे, वो आज फिर सरगर्म हैं और उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि एक तो ये अमन प्रोसेस फ़ेल हो जाए, दूसरी तरफ ये है कि अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात फिर ख़राब हों। उसके लिए हमारे जो दुश्मन हैं वो जद्दोजहद करेंगे। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की सरहदों पे ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जिससे आपकी मिलिट्री लीडरशिप अमन के मामलात की तरफ तवज्जो देने के बजाय वो इधर मसरूफ़ हो जाए और सरहदों की तरफ उनकी तवज्जो हो जाए। उसमें LOC पे भी आप देख रहे हैं कि वाक़यात शुरू हो गए। पहले काफ़ी कुछ अर्सा काफ़ी अमन रहा, अब LOC के ऊपर फिर वाक़यात शुरू हो गए। इसी तरह मगरबी सरहदों पे आपने देखा कि ये वाक़यात हुए हैं और लाज़मी बात है जब इस तरह की सूरत हाल होती है या इस तरह के वाक़यात होने शुरू होते हैं तो जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको लाजमन सोच आती है और उनको उधर फ़िक्र करनी पड़ती है, उधर मामला निपटाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ ये है कि भारत की स्ट्रेटजी यही रही कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत या दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाली रियासत डिक्लेयर करे और हर उस
वाक़े का जो अफ़गानिस्तान में होता है या भारत में हो उसका इल्ज़ाम, उसका मलबा पाकिस्तान पे डाल दे। ये वो तरीक़ाकार करता रहा है जिसकी वजह से वो अक़वाम आलम से हमायत हासिल करता रहा है, और हमने उसके बारे में कोई बहुत कोशिश नहीं की भारत के झूठ को एक्सपोज़ करने की, वो इसी तरह चल रहा है। लिहाजा मुझे ये भी ख़दशा है कि हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में भारत कोई दहशतगर्दी का वाक़या अपनी सरज़मीन पे करवा दे और फिर अमेरिका वगैरह की हमदर्दियाँ हासिल करने में कामयाब हो, उनको फिर बताना शुरू करे कि जी पाकिस्तान ने किया है। क्योंकि जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो उस वक्त सिर्फ एक इंटरनेट पे एक क्लिप आई जिसमें कहा गया कि जी ये लश्कर जैश मोहम्मद ने यह कराया है। उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट की गई और पाकिस्तान पे हमला किया बालाकोट पे जाके, जबकि कोई सबूत नहीं था। जिसने किया ख़ुदकुश धमाका वो वहीं का रहने वाला था, गाड़ी वहीं की थी, एक्सप्लोसिव वहीं इंडिया से आया, और उसके बावजूद अक़वाम आलम ने उसको खुली छुट्टी दी। तो इससे यूँ है कि जब भी भारत मुंह से निकाले पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए, इसका मतलब ये है कि दुनिया कबूल कर ले उसको। अब हमारा फ़र्ज़ था कि पुलवामा के झूठ को खोला जाता। हमने वो फ़ाइल जो थी वो जिसमें उन्होंने भेजे शवाहिद, वो शवाहिद बेकार थे, लिहाजा हमने वापस भेज दी। उनको कहा जी अच्छे शवाहिद दें जिन पर एक्शन हो सके। लेकिन ये तो झूठ दुनिया के सामने हमें लेके जाना चाहिए था। भारत को वापस करना तो बात की बात है, हमें लोगों को कायल करना चाहिए था। यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के 5 परमानेंट रुकन जो हैं उनके ममालिक के सफ़ीरों को कायल करना चाहिए था कि ये देखें अगर आप ये किसी को सबूत देंगे तो वो इस पर क्या करेगा। ऐसे सबूत पे क्या किसी को मुकदमा किसी पे चलाया जा सकता है। ये चीज़ें थी जो आपने, और आज भी हमें पीछा करना चाहिए भारत का, उसके घर तक छोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि हम उनको झूठा साबित ना कर दें। अच्छा अमजद हम शोएब कह साहब देते ये हैं कि कहिएगा हमने नहीं कि किया, ये आप हमारे से झूठ बोल रहे हैं। इस पर तो हमें तशवीश नहीं होनी चाहिए कि अफगान तालिबान ने जो बयान दिया बड़ा पॉजिटिव बयान दिया, फिर अमेरिका भी, तो क्या ये फ्रेगमेंटेड तो नहीं है अभी भी ग्रुप्स, या अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है कि हुकूमत कुछ कह रही है और अफगान तालिबान के भी इख्तियार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, या फ्रेगमेंटेड कुछ ग्रुप्स हैं जो कि उनसे अग्री नहीं करते। क्या ये तशवीश की बात होनी चाहिए या नहीं, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए अफ़गान तालिबान ने पहला मौका है कि बड़ा लग के उन्होंने कुछ 7 सेशन किए हैं अमेरिकन के साथ मुज़ाकरात के। उनकी सीरियसनेस अब बिल्कुल वाज़े है। वो चाहते हैं कि अमन अमान हो, और उस अमन के प्रोसेस में वो गिव एंड टेक की बुनियाद पे काम करना चाहते हैं, तभी वो पाकिस्तान की बात सुनने के लिए भी तैयार हुए हैं। दूसरी तरफ ये है कि BLA जो कि बलूचिस्तान साइड पे ऑपरेट कर रही थी, वो भी अफ़गानिस्तान और ईरान की साइड से ऑपरेट करते हैं, उनको भी भारत इस्तेमाल करता है। इसी तरह इधर TTP है हमारे वज़ीरिस्तान साइड पे, जो तहरीक तालिबान हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप था जो कि क्रॉस जा चुका है अफ़गानिस्तान में है। तो ये लोग तो मौजूद हैं, लेकिन एक तरफ इनको NDS की हमायत हासिल है, इंडिया की रॉ की हमायत हासिल है, वो इनकी मदद करते हैं, पैसे देते हैं। दूसरी तरफ जो उनकी अपनी मुल्कों की हुकूमतें हैं, वो अगर अफ़गान हुकूमत से बात करें तो वो कहते हैं कि जी हमारी तो रिट नहीं है हर जगह पे। भाई आपकी अगर रिट नहीं है तो पाकिस्तान को चाहिए कि जहाँ वो कहते हैं हमारी रिट नहीं, वहाँ अपनी फायर पावर से इन लोगों को मारें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करें, एयर यूज़ करें, लेकिन जैसे ही हमला आता है उसके चंद मिनट के अंदर अंदर हमें इन लोगों को हिट करना चाहिए। वो BLA हो या ये हों, वो ईरान की सरहद के अंदर हों या इस तरफ हों, क्योंकि जिस मुल्क के वो अंदर से ऑपरेट करते हैं, अगर वो उनको कंट्रोल नहीं करता, वो एलिमिनेट नहीं कर सकता, तो दूसरे मुल्क को फिर राइट है कि वो अपने दिफा के लिए कुछ करे। लेकिन ये जो इंडिया जो खेल खेलता रहा है, जो उन्होंने भारत ने पुलवामा का कराया, उससे पहले उड़ी और फिर पठानकोट वगैरह, ये सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे। लेकिन हमने कोशिश नहीं की कि इनके बारे में जो तहकीकात हैं या जो कुछ हमने पता किया वो दुनिया के सामने लाएं और इनका झूठ बेनकाब करें, ताकि इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान को अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और इस मौके से फ़ायदा उठाने की भी ज़रूरत है जो अभी मिला है पाक अमेरिका ताल्लुकात को लेकर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम नया पाकिस्तान। बात होगी एक अहम गिरफ्तारी की, एक अहम मामले की जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तशवीश की लहर दौड़ गई और मुस्लिम लीग नून ने फौरी तौर पर इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया। सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कॉलमिस्ट, एक अदबी शख्सियत
इरफान सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी हुई है और इस पर काफ़ी सवालात भी खड़े हो गए। मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहनुमाओं को पिछले कुछ माह से कड़े वक्त का सामना है। गुज़श्ता 2 से 3 माह के दौरान नून लीग के तकरीबन आधे दर्जन रहनुमा हुकूमत की तहरीके एहतसाब की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि अब भी मुतादिद रहनुमाओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नैब की गिरफ्तारियों पर नून लीग का यह मौक़िफ़ रहा है कि अपोजिशन के जो रहनुमा हुकूमत पर तनकीद करते हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर अब सियासी तौर पर गैर मुतहर्रिक अफराद भी कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। कल इस्लामाबाद पुलिस ने नवाज शरीफ के साबिक मुशीर और कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी को किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर कई सवालात उठ रहे हैं। नून लीग उनकी हुकूमती अहकामात से जोड़ रही है और इस्लामाबाद पुलिस की FIR के मुताबिक पुलिस ने इस्लामाबाद के सेक्टर G10 में कल रात मामूल के गश्त के दौरान एक शख्स से उनका नाम पता दरियाफ्त किया। उस शख्स ने यह बताया कि वो करक के रिहायशी हैं और उन्हें इरफान सिद्दीकी का घर किराए पर उन्होंने हासिल किया है। पुलिस के मुताबिक किराएदार से कवायफ मांगे, लेकिन वो मुबैना तौर पर यह कवायफ देने में नाकाम रहे, जिसके बाद इरफान सिद्दीकी और किराएदार जावेद इकबाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह पुलिस ने इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी लगाकर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। उनके वकील ने मुकदमे को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए इरफान सिद्दीकी की फौरी रिहाई की इस्तदा की, जबकि पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और इरफान सिद्दीकी ने किराएदार के कवायफ थाने में जमा न करवा कर सेक्शन 188 की खिलाफ वर्जी की है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं। जो घर इरफान सिद्दीकी के बजाय उनके बेटे इमरान खावर सिद्दीकी की मिल्कियत है, उस घर की किराएदारी के मामले में इरफान सिद्दीकी को गिरफ्तार क्यों किया गया। सवाल यह भी कि किराएदारी एक्ट के मुताबिक मालिक मकान को 30 रोज के अंदर किराएदार के कवायफ थाने में जमा कराने होते हैं। इरफान सिद्दीकी के बेटे और किराएदार के दरमियान मुआहदा 10 जुलाई, ये अहम बात है, याद रखने वाली बात है कि जो मुआहदा हुआ ये 10 जुलाई यानी 16 रोज पहले तय हुआ। तो गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई जब कानून के मुताबिक मालिक मकान के पास मजीद 13 रोज का वक्त बाकी था। नून लीग इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे रही है। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इरफान सिद्दीकी का कसूर सिर्फ यह है कि वो नवाज शरीफ के साथ हैं। उन्होंने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। इस सारे मामले के अंदर मैं नामजद करूंगी इंटीरियर मिनिस्टर एजाज शाह साहब को और इमरान साहब के हुक्म के ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब को एजाज शाह साहब ने गिरफ्तार कराया। उस घर के ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब को आज हडियाला भेजा गया, जो घर भी उनका नहीं, जो घर किराए पे भी उन्होंने नहीं दिया, उस घर का अग्रीमेंट भी उनके नाम पर नहीं, उस घर का अलॉटमेंट लेटर भी उनके नाम पर नहीं, और FIR जो रात को उनके ऊपर रात के अंधेरे में जो कराई गई वो जाली FIR है, क्योंकि जिस घर के किराएदारी एक्ट का मुकदमा उन पे दर्ज हुआ है वो इरफान सिद्दीकी का नहीं है, उनके बेटे का ये घर है जिन्होंने किराए पर दिया 20 तारीख को। मरियम औरंगजेब ये कह रही हैं कि इस गिरफ्तारी के जिम्मेदार वज़ीर दाखिला एजाज शाह हैं, जिन्होंने वज़ीर आज़म के अहकामात पर इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए हैं। मगर मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ये कहती हैं कि इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर हुकूमत को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इरफान सिद्दीकी ने जिनको मकान किराए पर दिया उनसे मुताल्लिक़ कुछ सवालात हैं। इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी एक तरफ नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और साद रफीक समेत नून लीग के कई रहनुमा इस वक्त जेल में हैं। इसके अलावा नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जायदादें मुंजमद करने का सिलसिला भी जारी है। आज नैब की हिदायत पर लाहौर इंतजामिया ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का 4 कैनाल 17 मरले का घर सील कर दिया, जबकि नैब ने शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ जायदादें भी मुंजमद करने का फैसला कर लिया है। नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ ये कार्रवाइयां नैब और दीगर इदारे कर रहे हैं, मगर उंगलियां हुकूमत पर उठाई जा रही हैं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे फिरदौस आशिक अवान साहिबा से जो हमारे साथ होंगी, मगर पहले बात करते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, कहिएगा ये क्या मामला है, गिरफ्तारी हुई उसके बाद आपके पास इससे मुतालिक अपडेट्स क्या हैं?
देखिए ज़ुहैब, इस्लामाबाद की इस साल की पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक शख्स को 78 साल का बूढ़ा शख्स है, रात के 11:30 बजे एक ऐसे केस में गिरफ़्तार किया जाता है। उसको 9 घंटे के बाद जुडिशल रिमांड लेने के बाद अडयाला जेल भेज दिया जाता है। ऐसा केस है जिससे जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आए हैं, अब तक हमने मालूमात हासिल की हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से या फिर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से या पुलिस से या फिर एग्रीमेंट जो कि जिस केस का है हमारे सामने आया है, उससे इस केस का बराह रास्त कोई वास्ता नज़र ही नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जिस केस में इसकी गिरफ़्तारी की गई है रात के 11:30 बजे, वो इस्लामाबाद के जो रेंट का कानून है घरों का, उसके तहत की गई है। ये घर उसके नाम पे ही नहीं है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ख़त है 2014 का, G10 सेक्टर में घर बनाया गया है, वो उसके बेटे ने, जो कि ख़ुद कफ़ील है, अपने नाम से उसकी ओनरशिप में ये घर बना है, ख़ुद CDA कह रहा है। उसके बाद जो एग्रीमेंट किया गया है किराए पे घर देने का, वो भी उसके बेटे ने ही किया है, उसके नाम पर है, और ये तमाम चीज़ें FIR में भी दर्ज हैं। और उसमें कानून जो है रेंट का, अगर आप किसी को घर देते हैं रेंट पे, तो इस्लामाबाद में जो कानून है CDA का और इस्लामाबाद इंतज़ामिया का, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर जो मकामी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर बताना होता है कि ये हमारा एग्रीमेंट हो गया है। तो अब हैरान कुन तौर पर 14 दिन अभी बाकी रहते हैं। ये मालिक मकान के पास 14 दिन का टाइम है, अभी वो पुलिस स्टेशन पे इसको रिपोर्ट कर सकता था। इसमें अर्जेंसी नज़र आती है। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जाहिद गिशकोरी हमारे साथ है और सारे मामले से मुताल्लिक हमें अपडेट भी कर रहे थे, और जो अदालत में भी आज मामला रहा उससे मुताल्लिक भी बता रहे थे। इस वक्त हमें वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, कहिएगा, नून लीग ये इल्ज़ामात लगा रही है कि आपकी इमा पर गिरफ्तार किया गया है इरफान सिद्दीकी साहब को। मैं रात से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में था, ननकाना साहब। आज भी उधर, अभी भी मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ ननकाना साहब में। तो मुझे आज ही पता चला है प्रेस में कि ये हुआ है। जी नहीं, मैं नहीं, तो इससे मुताल्लिक अभी तो काफी घंटे गुजर चुके हैं इस वाक़े को हुए और काफी सवालात भी उठ रहे हैं। आपने इससे मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं की, कैसे हो गया? क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो अगर इस एक्ट को देखा जाए तो उसमें अभी वक्त बाकी था, उसमें कुछ डेज बाकी थे और उन्होंने पहले ही गिरफ्तार कर लिया उनको। मेरे ख्याल में जी, ये जो कुछ हुआ है ना, जिसने भी किया है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है या मैं कल जाके पता चलेगा परसों, जिसने भी किया है उसने कोई फेवर नहीं की, ना PTI को ना इमरान खान साहब को। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। नहीं, आप वजीर दाखिला है, कोई आर्बिट्रेरी एक्शन तो कोई नहीं ले सकता। ज़ाहिर है एक इंतजामिया में कोई अहकामात कहीं से आए होंगे, फिर गिरफ्तारी हुई होगी, जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तारी हुई होगी, तो ये तो बात समझ से बाहर दिखाई देती है। आपको कह रहा हूँ कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, जो मीडिया के ऊपर कहा जा रहा है, इफ इट इज ट्रू एज दिस थिंग हैज हैपेंड, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई PTI को या किसी और के हक में नहीं गई ये बात, ना ये उनके फायदे के लिए बात है। ठीक है ना? मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट हैव हैपेंड। असल में हक में जाने की बात या किसी के नुकसान में जाने की नहीं, एक तो कानून की अमलदारी की बात है कि कानून के मुताबिक काम हुआ है या नहीं हुआ, तो उस पर सवालात उठ रहे हैं। सर, मैं यही कह रहा हूँ आपको, मैं आपके साथ हूँ जो आप कह रहे हैं। द वे इट हैज बीन डन, राइट, इस तरह आप कह रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें there is something has to be found out and we will find out who are the people। मुझे तो ऐसे लगता है जिस तरह के ये नवाज लीग ने खुद ही कराया, मुझे तो ऐसे लग रहा है। अच्छा, ये लग रहा है नून लीग आपके ऊपर इल्जामात लगा रही है कि आपके कहने पर ये हुआ है, वो तो आपके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। वो तो मेरे ऊपर तो इल्जाम नून लीग या हो जो मर्जी हो, वो तो उन्होंने बहुत लगाते हैं। मेरे ऊपर तो इल्जाम ये भी लगा दें कि ये 28 करोड़ की दीवार जो बनाई है ये मैंने बनाई है। मेरे ऊपर ये भी इल्जाम लगा दें कि 2.25 अरब रुपया जो लगा है 4 सालों में
अपने फॉरेन टूर पर, वो भी मैंने लगवाए हैं। मेरे ऊपर ये भी लगवा दे कि मैंने 8 करोड़ रुपए के ये तो खैर बहुत सी बात है। ये कहिएगा, ये आपको कैसे ये लगता है कि खुद, यानी आप ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो दिलचस्प ये बात जो आपने की है, लेकिन ये कैसे हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि खुद ही कुछ ऐसा करा दिया मैंने गया हो? जो सर जो मैंने आपको कहना था ना, मैंने कह दिया। अभी आप इसको डिकोड करते रहे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब हमारे साथ अपना मौक़िफ़ दे रहे थे और इसी पर मज़ीद बात करेंगे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक आवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फ़िरदौस साहिबा, आपने वक्त दिया। पहला सवाल यही कि आज जो मनाजिर देखे, एक सीनियर सहाफ़ी, एक कॉलम निगार, एक अदबी शख्सियत, उनके उसी हाथ में कलम भी और उसी हाथ में हथकड़ी भी, ये मनाजिर कैसे आपने कैसे इनको देखा और क्या ठीक तरीके से टैकल किया गया इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वाक़े की जो तफसीलात एजाज शाह साहब ने आपके साथ शेयर की हैं, ये तमाम तफसीलात मीडिया के ज़रिए जब मेरे नोटिस में आई तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब के भी नोटिस में लाई गई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। और शाह साहब चूँकि अपने हलके में हैं तो आई होप के वो इस्लामाबाद तशरीफ़ ला के वो तमाम हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या वो तमाम पस पर्दा हक़ाइक़ हैं जो वो मीडिया से शेयर करें ताकि ये एक अबहम दूर हो। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो देखिए, FIR का जो कंटेंट है उसको पढ़ने के बाद तो FIR के अंदर ये कहा गया कि ये इरफान सिद्दीकी साहब ने किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऐसा किराएदार जिसको उन्होंने मुतलका थाने में रजिस्टर कराना था, वो उसके रजिस्टर कराने में नाकाम रहे। अब दूसरा वर्जन ये है कि वो किरायानामा जो आप भी कह रहे हैं कि उनके बेटे का है। जब मैंने ये हकीकत जानने की कोशिश की कि वो बेटा किधर है और ये किरायानामा जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब के साथ किस तरह जोड़ा जा रहा है। अच्छा फ़िरदौस साहब, ये तो बात की बात है, थोड़ा स्टेप वाइज चलते हैं। इसमें पहली बात तो ये कि 30 रोज के अंदर जी, पहली बात ये कि 30 रोज के अंदर जमा कराने होते हैं, वो 30 रोज ही नहीं हुए थे। मेरी बात सुन ले जी, मैं उसी तरफ आपकी रहनुमाई से चलना चाह रही हूँ कि आप वो किरायानामा जो है जिस पे आप खुद जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि उसके साइन होने की तारीख क्या है, तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, आप सिर्फ मुझे ये भी पता कर दें कि इरफान सिद्दीकी साहब का बेटा किधर है, और अगर उनका बेटा जो किरायानामा साइन करने वाला है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और वो दुबई में मुकीम है, और उस नामे पे फिर साइन किसने की है? ये वो बात ये कि और पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि तो फिर वालिद की गिरफ्तारी तो इसमें जस्टिफाई। फ़िरदौस साहब, अगर आप मेरी बात सुन पा रही हैं, अगर साहबजादे नहीं हैं तो वालिद की गिरफ्तारी कैसे जस्टिफाई? के 30 दिन अभी मुकम्मल ही नहीं हुए, यानी वो कानून टूटा ही नहीं है, तो गिरफ्तारी कैसे बनती है? ये सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा अभी तक। आप मुझे बता दें कि किस कानून में ये लिखा है कि मैं आपके बिहाफ पे साइन कर सकती हूँ। दो ही तरीके हैं कि या आप मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे, आप ऑथराइज करेंगे कि मैं आपके बिहाफ पे साइन करूँ, और या मैं आपके बिहाफ पे जाली साइन करूंगी। तो उस किराएनामे पे जो पुलिस का मौक़िफ़ है कि जो साइन किए गए हैं वो उनके बेटे के साइन नहीं है, बिहाफ पे इरफान सिद्दीकी साहब ने साइन किए हैं, तो पुलिस ने उनको ये कैसे मेंशन, ये बात कैसे फॉरेंसिक होता है? साइन को जांचने के लिए तो एक बड़ा थोड़ा प्रोसेस है कि फॉरेंसिक होते हैं, साइन देखा जाता है, जाली है, सही है, ये इतने कम टाइम स्पैन में ये गिरफ्तारी भी हो गई। देखिए, उसका आसान तरीका है कि आपने उनके जो बेटे हैं उनके पासपोर्ट की कॉपी देखी जा सकती है कि वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, और उन तारीखों में जब साइन हुए हैं वो किधर थे, और अगर उनकी बिहाफ पे उनके वालिद साइन करते हैं या वालिद ने अपने साइन किए हैं किराएनामे पे, तो वो फिर किस तरह से ये हो सकता है? वो तो डबल जुर्म हो गया ना। अब इसकी तहकीक नहीं, तो ये इसका मतलब ये तहकीक पहले से हो रही थी और प्रिलिमिनरी सारी तहकीक करने के बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है।
देखिए ये एक मौक़िफ़ है जो पुलिस का है, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये पुलिस का मौक़िफ़ है कि हमने इस FIR को इस बुनियाद पर दर्ज किया। अब दूसरा मौक़िफ़ है जो मुल्ज़म है, और ये आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि ये एक है आपका कानूनदारी पे अमल, और एक है आपके निज़ाम के अंदर छुपे नकाइस जो ओवर स्ट्रेचिंग करके उस कानून के साथ खेलते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो इस पर रिपोर्ट तलब की है, सिर्फ इसी बेस पे की है कि आपने उस कानून पे अमल किया या उस कानून की आड़ में निज़ाम के अंदर जो छुपे नकाइस हैं आपने ओवर स्ट्रेचिंग की। और वो रिपोर्ट उन्होंने जब तलब की, अच्छा फिरदौस साहिबा, देखिए आती है, एक नुक्ता यही है जिसका जवाब नहीं मिल रहा कि जब कोई कानून ब्रेक होता है, जब कोई किसी कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर उसके तहत कार्रवाई होती है। यहाँ तो मामला ये है कि कानून की खिलाफ वर्जी अभी हुई ही नहीं, यानी 30 दिन गुजरे ही नहीं, 30 दिन वाइफ जमा कराने होते हैं वो गुजरे ही नहीं। अच्छा एक और चीज कहिएगा, एजाज शाह साहब ने कहा कि ये PTI के लिए भी आपके मौक़िफ़ के साथ मैं एग्री करती हूँ कि आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे, लेकिन देखना ये है कि उस किराएनामे पे जो साइन हुए हैं, जिस बेटे की एग्रीमेंट का, लीज एग्रीमेंट का CDA के साथ वो डॉक्यूमेंट जो मैंने भी देखा है कि उस डॉक्यूमेंट में जो साइन है, पुलिस का मौक़िफ़ है कि ये उनके बेटे के नहीं है और ये जैली किरायानामा बनाया गया है, और अरफान सिद्दीकी साहब को इस बुनियाद पे उन्होंने गिरफ्तार किया है। अब ये हकीकत जो है, देखिए ये एक रूटीन की पुलिस की कार्रवाई होती है, ये इसकी जद में एक ऐसी शख्सियत आ गई कि जो एक नामवर सहाफ़ी हैं, उनका किसी सियासी शख्सियत के साथ दरीना ताल्लुक है या नहीं है, इस बहस किससे कतई नजर कि क्या ये किराएदार, बिल्कुल यही है कानून, जी बिल्कुल यही है, इससे हट के कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करता है और हर चीज कानून के मुताबिक होनी चाहिए जी। और उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसी की रिपोर्ट तलब की है। अच्छा ये कहिएगा कि एजाज शाह साहब हमारे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि PTI के लिए भी कोई अच्छी, यानी PTI के भी फेवर में ये बात नहीं गई है, और मजीद ऑपोजिशन का जो मौक़िफ़ है हमने देखा कि वो स्ट्रेंथन भी हुआ, और मरियम औरंगजेब साहिबा आई और उन्होंने कहा कि विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्योंकि ताल्लुक है किसी सूरत तो इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको मौका मिल गया ये बात करने का। बात दुरुस्त है कि अपोजिशन ने इसको कैश कराया और अपोजिशन ने उसको अपने साथ नफी किया इस अमल को, और इसको इंतकाम पसंदी की कार्रवाई करार दे के उन्होंने जो अवाम को गुमराह करने का सिलसिला जारी किया हुआ है, उन्होंने इसके साथ अपनी एक प्रैक्टिकली, क्योंकि वो स्पेस जो उनको दस्तयाब नहीं थी, उन्होंने वो स्पेस हासिल करने की कोशिश की है, और अब उसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं इस अमल के साथ। लेकिन पुलिस को चूंकि एक कानून के तहत जो नून लीग ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत इनकी हुकूमत में बना, उस कानून की आड़ में अगर किसी ऑफिसर ने ओवर स्ट्रेचिंग की, अपनी पावर को मिसयूज किया है, बिल्कुल जिसने भी कानून की खिलाफ वर्जी की, आपसे कह रहे हैं असूली बात है कि उसको कानून के मुताबिक ही सजा मिलनी चाहिए। मामले खुसूसी जी तहकीकात होंगी। मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ थी और हुकूमत का मौक़िफ़ दे रही थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अमरीका और पाक अमरीका बेहतर होते ताल्लुकात की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अमरीका के बाद एक और अच्छी खबर सामने आई है। अमरीका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। अभी एक दिन पहले ही अफगान तालिबान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की दावत को कबूल किया था, और लगता ऐसा है कि न सिर्फ तालिबान बल्कि अमरीका भी पाकिस्तान से खुश है। इसके साथ साथ अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। अमरीकी महकमा दिफा की सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी के एलामिये के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए $12 करोड़ 50 लाख देने की मंजूरी दे दी है।
अमेरिका का कहना है कि सपोर्ट की पेशकश से खित्ते में फौजी तवाजुन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मुजव्वज़ा फरोख्त अमरीकी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी को सपोर्ट फराहम करेगी, क्योंकि इससे अमरीकी अमला मुसलसल 24 घंटे अमरीकी टेक्नोलॉजी की निगरानी कर सकेगा। पाकिस्तान ने अमरीका से तकनीकी ताउन जारी रखने की दरख्वास्त की थी और अब अमरीका ने तकनीकी इमदाद की मंजूरी दे दी है। यह ऐलान वज़ीर आज़म के हालिया अमरीकी दौरे के बाद सामने आया है। अमरीकी दिफाई सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने ज़रूरी दस्तावेज़ात अमरीकी कांग्रेस को फराहम करते हुए मुमकिना फ़रोख्त के बारे में इत्तला दे दी है। अगर कांग्रेस की जानिब से इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है तो ट्रंप इंतज़ामिया अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मतलूबा सर्विसेज फराहम कर सकती है। गुज़श्ता साल जनवरी में अमरीका ने पाकिस्तान से हर किस्म की इमदाद और मुआवनत मुअत्तल कर दी थी। अमरीका ने इल्ज़ाम लगाया था कि इस बंदिश की वजह हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की गैर तसल्ली बख्श कार्रवाई है। 2016 में ओबामा इंतज़ामिया और पाकिस्तान के दरमियान 8 F-16 तैयारों की खरीदारी के मुआहदे की बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन भारत ने इस पर अमरीकी हुकूमत से तशवीश का इजहार किया था और फिर अमरीकी सेनेट की खारजा उमूर की कमेटी के अहकामात पर F-16 के लिए इमदाद रोक ली गई थी। लेकिन अब ट्रंप इंतजामिया ने एक बार फिर मुमकिना सपोर्ट का ऐलान कर दिया, मगर यह मंजूरी अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी से मशरूत है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए समंदर पार पाकिस्तानीज़ जुल्फ़ी बुखारी की अमरीकी सदर की बेटी और मुशीर खास इवांका ट्रंप से मुलाकात हुई है। मुलाकात में रोजगार की फराहमी, तकनीकी तरबियत, मुआशी तरक्की के मंसूबों और नौजवानों के लिए कारोबारी मौक़े के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया है। अब यह लगता है कि वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के बाद पाक अमरीका बैनुल वज़ारती राब्तों में भी तेज़ी आ गई है। अमरीका पाकिस्तान से अफगान अमन अमल से मुताल्लिक़ बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है और इसी के पेश नज़र दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, जिससे लगता यह है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात का एक नया बाब शुरू हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान को भी डिलीवर करना होगा, यह है सारा मामला। इस पर माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मोहित यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपने मोहित साहब। कहिएगा, आपकी तहरीर भी मैं पढ़ रहा था, आपने कहा था कि ट्रंप और इमरान खान करीब आ रहे हैं और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान को लेकर अब ये भी कुछ बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसी की आज हमने एक मिसाल देखी कि $125 मिलियन सपोर्ट प्रोग्राम F-16 के लिए मिला पाकिस्तान को। क्या कहेंगे, मज़ीद ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? देखिए, मुझे लगता है इस ताल्लुक़ की भी जो स्क्रिप्ट है ना, वो 70 साल पहले ही लिखी गई है और उसी तरह ही चल रही है। वही चीज़ें हैं, वही कामयाबियां हैं, वही गलतियां हैं। अब इतनी देर से ये बात हो रही थी अमेरिका की जानिब से कि जी इमदाद नहीं मिलेगी, प्रेशर होगा, फलां होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनिशिएटिव लिया, इमरान खान साहब से मुलाकात की, पर्सनल कनेक्शन बन गया, जो बारहा मैं बात कर रहा था कि कनेक्शन ज़रूरी है इन दोनों का। और अब आप एकदम से देखते हैं 3 दिन बाद इनके दौरे के कांग्रेस को एक रिक्वेस्ट चली गई और ये 125 मिलियन जो है, और ये शुरुआत है। अगर अफगानिस्तान का मामला और बेहतरी की तरफ जाता है, पाकिस्तान और अमेरिका मिल के तालिबान को मेज़ पर भी ले आते हैं और फिर किसी शक्ल में आमादा भी कर लेते हैं किसी एग्रीमेंट पे, तो मुझे लगता है और ज़्यादा वो नजर आएगी। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं फिर ये बात याद दहानी करा दूं कि अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान से उतनी ही नाला है जितनी इमरान खान साहब के वजीर दौरे से पहले थी। तो ये ट्रंप साहब ने तो चेंज की है और उसका असर भी होगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को अभी वक्त लगेगा। अभी आप देखेंगे कि इसमें बहुत से रुकावटें आएंगी, रोड़े अटकाए जाएंगे किसी ना किसी तरफ से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मामला ठीक होगा। तो वो अंग्रेजी की इस्तिलाह कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, उधर ही रहिए। बहुत ज्यादा इसको हमें उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बहरहाल सिमत अब दुरुस्त हुई है ताल्लुक जी। अच्छा मुझे साहब ये कहिएगा कि ये कितना पहली दफा हुआ है और खुशाइन भी है कि पाकिस्तान और अमेरिका की क़यादत दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। जब भी अभी जो मीटिंग हुई वज़ीर आज़म इमरान खान की और डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें वाज़े तौर पर यही देखा गया कि पहली दफ़ा काफ़ी अरसे बाद दोनों एक पेज पर हैं कि अफगानिस्तान का मसला पीस प्रोसेस के ज़रिए ही हल होगा। अब यहाँ से पाकिस्तान कितना कैपिटलाइज कर सकता है और कितना इस मौके से फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है पिछले साल डेढ़ से ये बात वाजे है हर एक को कि पीस प्रोसेस से ही मामला हल होना है। जब से ज़ालिम खलीलजाद साहब जो हैं उनको लगाया गया है अमेरिका की जानिब से
इस खसूसी काम पे कि वो जाके तालिबान को बावर कराएं, अफगान हुकूमत और उनकी बात करवाएं, ये वाज़ेह है कि यहाँ पे जंगी विक्ट्री नहीं होगी। हाँ, मिलाप अब इस बात पे है कि ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द एक पीस एग्रीमेंट हो और वो अफगानिस्तान से निकल जाए, विक्ट्री डिक्लेयर हो जाए, वगैरह वगैरह जो भी है। उस पे पाकिस्तान और अमेरिका का मिलाप है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अमेरिका की मदद कर सकता है इस टाइमलाइन को तेज करने में। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मोईद यूसुफ साहब हमारे साथ है और तज़किया दे रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने। पाकिस्तान को IMF में जाना चाहिए था या नहीं? क्या मुल्क की मईशत को बचाने का आखिरी रास्ता IMF के पास जाना था? ये सवाल है। क्या पाकिस्तान ने IMF से मुआहदा करने में बहुत देर कर दी? ये वो सवालात हैं जिन पर IMF मुआहदे से पहले और मुआहदे के बाद बहस जारी रही, मगर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने IMF मुआहदे से मुताल्लिक़ कल एक इंकशाफ करके नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कल कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप की तकरीब से खिताब में असद उमर ने इंकशाफ किया कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को IMF प्रोग्राम हासिल करने के बजाय मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की तजवीज़ दी थी, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतबादिल तजावीज़ का रास्ता चुनने से गुरेज किया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि मार्च में उन्होंने वज़ीर आज़म को वाज़े कर दिया था कि IMF के पास जाना एक रास्ता है, मजबूरी नहीं। क्या करने, सुनिए ज़रा। In the month of March, I went and showed the PM the numbers, not these, the forecast going forward. And I told him, look, going to IMF is now a choice as opposed to a compulsion, because every single expert agreed that we must go to IMF. So he decided not to take that risk. And as he put it, he said, Asad, you know I'm a risk taker, but sab keh rahe hain, Asad, we should go to the IMF. Your call. असद उमर इंकशाफ कर रहे हैं कि उन्होंने मार्च में ये बता दिया था कि अब IMF प्रोग्राम नागुज़ीर नहीं रहा, जबकि पाकिस्तान दूसरे ज़राए से भी फ़ायदा उठा सकता है। मगर वज़ीर आज़म ने यह तजवीज़ मुस्तरद करते हुए जवाब दिया कि असद, तुम जानते हो मैं ख़तरों से खेलने वाला हूँ, मगर हर कोई यही कह रहा है कि हमें IMF के पास जाना चाहिए। असद उमर के मुताबिक उन्होंने ये मंसूबा अपनी सुबुकदोशी से एक माह कबल वज़ीर आज़म को पेश किया था, मगर अहम बात यह है कि जिस मुआहदे को वो अब कंपल्शन करार नहीं दे रहे, अपनी सुबुकदोशी और IMF मुआहदे से पहले वो खुद IMF के पास जाने को ज़ीर करार देते रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के जितने माहिरीन हैं, मईशत के माहिरीन जो हैं, उनके साथ भी उनसे मुशावरत की और ये सबसे मुशावरत करने के बाद आज ये फ़ैसला किया गया कि हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए। कि अगर आप IMF के पास जाएं या ना जाएं, ये तो आप या ये करेंगे या आप कोई भी रिफॉर्म। अच्छा, एक बात ये भी हो सकती है ना कि ना करें, आप ये भी ना करें। जितना गरीब के ऊपर बोझ उस सिनेरियो में पड़ेगा, वो क्यों पड़ेगा? जिस वक्त आपके डिफॉल्ट होंगे, आपका रुपया जाएगा आसमान से बाहर। दिस वाज द जनरल कंसेंसस ऑफ ऑलमोस्ट एवरीबडी कि IMF के पास जाना नागुज़ीर। शायद इसलिए कि हमेशा हम IMF के पास जाते रहे हैं और कभी भी वो वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमने नहीं फॉलो किया, फेस किया जो इस दफ़ा किया था। असद उमर कह रहे हैं कि IMF के पास जाना अनअवॉइडेबल, अब सबका ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था, मगर अब असद उमर कह रहे हैं कि उन्होंने एक मुतबादिल मंसूबा भी पेश किया था। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि मुतबादिल मंसूबा क्या था जिसके ज़रिए IMF से बचा जा सकता था। अब ये तो जब असद उमर से रब्ता होगा तो फिर उनसे ये सवाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है और दुआ यही है कि मईशत तेज़ी से इस्तेहकाम की तरफ जाए। नया पाकिस्तान में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। ज़ोहेब हसन को दीजिए इजाज़त। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।